आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंडल कमीशन के बारे में। मंडल कमीशन क्या था, मंडल आयोग के बारे में पूरा जानेंगे कि ये मंडल कमीशन बना कैसे, मंडल कमीशन में आखिर क्या रिकमेंडेशंस थे इसके, फिर रिकमेंडेशंस जो आए उसके बाद देश में क्या क्या हुआ, इसके बाद मंडल की राजनीति के बाद मंडल की राजनीति जो देश में हुई 90 के दशक में, 1990 में जो राजनीति हुई उस पर बात करेंगे। फिर उसमें क्या क्या हुआ, उस वजह से देश में कई लोगों ने आग लगा ली अपने आप को, मंडल कमीशन के क्या परिणाम निकले, सारी चीज़ें इस वीडियो में अपन जानेंगे कि क्या हुआ। और फिर लास्ट में इंदिरा साहनी जजमेंट के बारे में भी बताएंगे कि इंदिरा साहनी जजमेंट क्या था और इस चीज़ को लेके इंदिरा साहनी वकील का क्या केस रहा इस पे और क्या इसके पॉलिटिकल आफ्टर मैथ रहे। तो शुरुआत करने से पहले बता देता हूँ आप सबको कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। तो शुरुआत करते हैं मंडल कमीशन की। देखिए, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तो मंडल कमीशन जो था ना, इसकी नींव रखी गई थी सबसे पहले 1952 में। 1952 में जवाहरलाल नेहरू सरकार के द्वारा एक कमीशन, एक और कमीशन बनाया गया था जिसको बोला जाता है काका कालेलकर कमीशन। काका कालेलकर कमीशन, काका कालेल काका कालेलकर कमीशन जो था, इसकी जो अध्यक्षता थी वो काका कालेलकर ने की थी, जिसमें 26% लोगों को आरक्षण देने की डिमांड की गई थी। इसमें 27% बैकवर्ड क्लास जो होती है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। तो पिछड़ा वर्ग के लोगों को, जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, उनको 27% आरक्षण देने की बात हुई थी सबसे पहले, मंडल कमीशन नहीं हुई थी। तो लेकिन ये जो काका कालेलकर आयोग था, काका कालेलकर कमीशन, तो काका कालेलकर कमीशन जो था ना, इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले काका कालेलकर कमीशन ने जो बोला था कि जिसमें आरक्षण के बारे में बताया था कि कैसे कैसे सबको आरक्षण मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस बारे में पूरे डिटेल से उसका एनालिसिस किया गया था। लेकिन जब ये काका कालेलकर कमीशन का गठन हुआ, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, तो फिर उसके बाद देश में फिर क्या हुआ कि इस चीज़ को लेके काफ़ी दिनों तक ऐसी सब चलता रहा। तो काका कालेलकर की ये रिपोर्ट में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी खामियां थी, जिसको लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है देश में, काफ़ी चीज़ें होती है। तो काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट से कोई संतुष्ट था नहीं। अब ऐसे में क्या हुआ कि जब कोई इससे संतुष्ट नहीं था, तो अब क्या हुआ कि साल 1975, ये तो सबको पता है कि साल 1975 में इमरजेंसी लग गई, देश में आपातकाल लग गया। आपातकाल की भी हिस्ट्री पे भी किसी दिन अपन बात करेंगे कि क्या हुआ था, क्यों लगा था। तो आपातकाल लग गया उस समय, देश में इमरजेंसी लग गई 21 महीने की। 21 महीने की जब इमरजेंसी लगाई गई, तो 21 महीने की जो इमरजेंसी लगाई गई, उसमें क्या हुआ कि जो इमरजेंसी के बाद देश में फिर इलेक्शन हुए। इलेक्शन में इंदिरा गांधी की बहुत बुरी तरीके से हार हुई और जनता पार्टी जीत गई। जनता पार्टी जीत गई, कांग्रेस से अलग दल बना लिया था काफ़ी नेताओं ने। कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने, जिनको सिंडिकेट बोला जाता था, उन्होंने अलग से अपना संगठन बना लिया इसको लेके, कांग्रेस को लेके, तो जिसमें मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। अब क्या हुआ कि अब जैसे ये मंडल आयोग जो था, मंडल आयोग की का जो कमीशन था, ये मंडल कमीशन जो था, ये 1 जनवरी 1979 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था, बीपी मंडल की अध्यक्षता में। बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इनका पूरा नाम था। ये बिहार के एक नेता थे, और ये जो बिहार के ये नेता थे, और ये 1960 के दशक में बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रहे। बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे और 1968 में भी ये बिहार के सीएम रह चुके, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिसमें 5 लोगों को शामिल किया गया, और उन सभी की अध्यक्षता में सभी को मिलाकर इसमें जनता पार्टी में मंडल आयोग की स्थापना कर दी गई, मंडल कमीशन। और वो बीपी मंडल जो थे, इसमें अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, जजमेंट्स दिए थे कि देश को कैसे कैसे आरक्षण मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई थी। और ये 1980 तक ये सब चलता रहा। अब क्या हुआ कि 1979 में क्या हुआ कि मोरारजी दूसरी पार्टियों से मतभेद होने की वजह से जनता पार्टी में मतभेद हो गए, कांग्रेस वगैरह में। तो मोरारजी देसाई ने रिजाइन कर दिया उस समय, प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई ने रिज़ाइन कर दिया। अब देसाई ने रिज़ाइन कर दिया तो उसके बाद जो सोशलिस्ट पार्टी थी, सेक्युलर सोशलिस्ट पार्टी, उसने अलग दल बना लिया जनता दल से अलग होके। अब उसमें प्राइम मिनिस्टर बने 6 महीने बाद, फिर उसमें वो बने चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, फिर चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद ये हुआ कि जब प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद उन्होंने फिर काफ़ी सारी चीज़ें की इसमें मंडल कमीशन को लेकर। इस पर ज़्यादा कोई ध्यान दिया नहीं क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि मेजॉरिटी प्रूफ तो था नहीं इसको लेके। मेजॉरिटी प्रूफ नहीं होगी तो कुछ हो नहीं पाएगा जब तक प्रॉपर मेजॉरिटी में गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तब उस वजह से क्या हुआ कि अब मेजॉरिटी में गवर्नमेंट नहीं होने की वजह से अब ये चरण सिंह की भी सरकार गिर गई। और फिर 1980 में क्या हुआ कि 1980 में जो है ये वापस से इलेक्शन हुए। नीलम संजीवा रेड्डी जो उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वापस से इलेक्शन की घोषणा कर दी, लोकसभा को भंग करके वापस से इलेक्शन हो गया। और 14 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई। अब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई। अब 1980 में ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट का काम भी पूरा हो गया। हालांकि जब इस पे काम तो पूरा हो गया, लेकिन 1980 में जब इस पे रिपोर्ट पे है ना पूरा, जब काम तो चीज़ें तो हो गई, इसमें सारी रिपोर्ट, इसमें बातें लिखी गई थी आरक्षण को लेके कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट। और मंडल कमीशन की सबसे बड़ी, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है, ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये होता है कि जो इसकी जनगणना की गई है वो 1931 के आंकड़ों के आधार पे की गई है। जो 1931 में कास्ट सेंसस हुए थे देश में, उनके अनुसार सब किया गया। इसमें इसका सबसे बड़ा यही क्रिटिसिज्म है। इसमें लेटेस्ट आंकड़े तो दिखाए नहीं गए, शुरुआत के बताए नहीं गए थे बात के कि लेटेस्ट में आगे क्या क्या हुआ, देश में क्या क्या चीज़ें हुई उसके बाद, ये सब पे तो कुछ बताया नहीं गया है। तो अब क्या हुआ था कि अब इसके बाद काफ़ी चीज़ें तो हो गई, आलोचना हुई इसकी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन इससे तो अब क्या हुआ कि अब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने तो इस फाइल को तो छुआ भी नहीं क्योंकि जब ये फाइल इसमें सब निकल के आ गई थी, रिपोर्ट हो गई थी, लेकिन ये पार्लियामेंट के अंदर ऐसी रखी हुई थी। तो अब क्या हुआ कि साल 1983 में बीपी मंडल ने उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को ये रिपोर्ट दी थी कि मंडल कमीशन के बारे में क्या। हालांकि ज्ञानी जैल सिंह ने उस समय कोई संज्ञान नहीं लिया था उस बात का कि रिपोर्ट में क्या होना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, इस बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। अब क्या हुआ कि अब उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह को रिपोर्ट दे दी। अब उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी इस पे रिपोर्ट पे कोई खास ध्यान दिया नहीं। अब 1984 में फिर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। अब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब राजीव गांधी ने भी क्या किया, इस रिपोर्ट को नहीं छुआ, क्योंकि दोनों अपनी तरफ से ये जानते थे कि अगर हमने इस रिपोर्ट में अगर कुछ छेड़छाड़ की या इसके लेके अगर कोई डिसीजन दे दिया कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं, तो इससे देश में हमको भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, वोट बैंक हमारा चला जाएगा, ऐसे वैसे करके काफ़ी चीज़ें हुई थी। तो फिर उस वजह से क्या हुआ था कि अब ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी क्या हुआ था कि ये सब हुआ नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे राजीव गांधी ने तो इसको छुआ नहीं बाद में, लेकिन राजीव गांधी ने इसको कैन ऑफ बॉम्ब्स बताया था। ये जो रिपोर्ट थी ये पार्लियामेंट के अंदर ये पड़ा हुआ था, ये ऐसी रिपोर्ट रखी हुई थी, इसमें कुछ काम था नहीं, कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया था लेकिन इसका कुछ नहीं था। तो अब क्या हो, कैन ऑफ बॉम्ब्स का मतलब क्या होता है कि मतलब ये डब्बे में बंद पड़ा हुआ पहले का खाना है, मतलब जिसको अगर मतलब इसको खोलो तो इसमें से कीड़े ही निकलेंगे एक तरह से, मतलब वो ऐसे बोलचाल की भाषा में अगर एक तरह से बोला जाए तो अब क्या हुआ कि उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब ये सारी चीज़ें हुई लेकिन 1989 में देखते देखते इलेक्शंस आ गए। अब 1989 में क्या हुआ कि जब इलेक्शन हुए उस समय राजीव गांधी और कांग्रेस हार गई उस समय, क्योंकि काफ़ी राजीव गांधी का क्रिटिसिज्म हो रहा था बोफोर्स घोटाले को लेके। बोफोर्स का जो बहुत बड़ा देश में घोटाला हुआ था उस समय वीपी सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे। 1987 में ये घोटाला सामने आया था 26 अप्रैल 1987 को। तो अब 1987 में जब ये घोटाला सामने आया तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि जब ये घोटाला सामने आया तो फिर बाद में वीपी सिंह जो थे डिफेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने इससे रिज़ाइन कर दिया राजीव गांधी की गवर्नमेंट से, और उन्होंने फिर तीसरा मोर्चा खड़ा कर दिया और फिर वो वीपी सिंह की राजीव गांधी के खिलाफ ही भाषण देते रहे हर जगह जा जा के,
बीजेपी से अपना सपोर्ट ले लिया और फिर 1989 के जो इलेक्शन हुए उनमें बड़ी जीत दर्ज कर ली। अब वीपी सिंह ने अब इधर से तीसरा मोर्चा खड़ा कर दिया और वो जीत गए। राजीव गांधी इलेक्शन हार गए थे बोफोर्स की वजह से। बोफोर्स घोटाला बहुत चला था उस समय। तो फिर क्या हुआ कि अब जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, अब उस समय जो वीपी सिंह जब उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे चौधरी देवीलाल, जिनको ताऊ देवीलाल के नाम से भी जाना जाता है हरियाणा में। ये हरियाणा के चौधरी देवीलाल 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के, और इनकी पॉलिटिक्स में काफ़ी चलती थी और इनका नाम था, तो इनको ताऊ देवीलाल के नाम से भी लोग जानते हैं। तो चौधरी देवीलाल उस समय डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब वीपी सिंह को अचानक से है ना याद आया मंडल कमीशन के बारे में। 7 अगस्त 1990 की बात है ये। 7 अगस्त 1990 की बात है कि जब वीपी सिंह ने क्या किया कि है ना अचानक से संसद में ये ऐलान कर दिया कि हम तो है ना मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। अब मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, अब इसमें जो जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे, बैकवर्ड क्लास, उनको 27% आरक्षण देने की बात हुई थी। अब इससे क्या हुआ कि अभी ये लागू की गई। अब जैसे ये संसद में इस पे कानून वानून बन गया, तब तक देश को कुछ उससे पहले नहीं बताया गया था। लेकिन 15 अगस्त को क्या हुआ, लाल किले की प्राचीर से वीपी सिंह ने ये ऐलान कर दिया कि हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो अब लागू कर दिया है, और उसके पूरा रिपोर्ट की जानकारी दे दी कि मंडल कमीशन में क्या क्या बोला गया है, कि मंडल कमीशन क्या था, क्या है, इसमें क्या क्या आरक्षण देने की बातें की गई है, सारी 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 बातें इसमें बता दी वीपी सिंह ने। अब जैसे ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट का 15 अगस्त को लोगों को लाल किले की प्राचीर से पता चल गया कि वीपी सिंह ने इस तरीके की चीज़ें की है और देश में इस तरह की बातें हुई हैं, तो अब क्या हुआ कि अब देश में उसके बाद काफ़ी जगहों पे दंगे होने लग गए, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, पटना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, सब जगह से लोगों ने क्या किया, इधर से सब पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के सब आंदोलन में लग गए। काफ़ी जगहों पे इसमें पुलिस ने लाठी चार्ज किए, आंसू गैस के गोले दागे, बहुत कुछ किया, लेकिन छात्र पीछे हटे नहीं। अब वो स्टूडेंट्स का तो ये कहना था कि है ना, ये अगर ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट अगर आ जाती है तो इससे तो होगा क्या, इससे तो फिर ये होगा कि है ना हमारा तो ये हो जाएगा कि हमको जो मतलब जो जो आरक्षण के तहत जो 27% जॉब मिल रही है, फिर हमको तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, हम तो पीछे रह जाएंगे। जिनको आरक्षण मिल रहा है वो तो आगे बढ़ जाएंगे फिर उस वजह से। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन अब उसके बाद भी मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी इसको लेके काफ़ी हंगामा हुआ देश में बहुत हो हल्ला मचा। कई लोगों ने तो आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर ली। अब इसमें तो क्या हुआ था कि काफ़ी स्कूल कॉलेज के जो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे बड़े बड़े, वो भी है ना इस रिपोर्ट को है ना एक तरह से, कोई बोल रहा था कि ये रिपोर्ट सही है और कोई बोल रहा था कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ खामियां हैं, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, आरक्षण तो मिलना चाहिए। बहुत से लोगों का अलग अलग व्यू था इस पे। अब जैसे अलग अलग व्यू था, तो अब एक तरफ तो आप इधर से देखिए, एक तरफ तो वीपी सिंह जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और एक तरफ वीपी सिंह मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। अब एक तरफ से लोग नारे लगा रहे थे वीपी सिंह हाय हाय, मंडल कमीशन लागू करो, मंडल कमीशन डाउन डाउन, ऐसे कुछ कुछ अलग अलग तरह के स्लोगन्स दिए जा रहे थे। तो एक तरफ तो वीपी सिंह के पुतले फूके जा रहे थे और एक तरफ तो वीपी सिंह का इधर से मंडल कमीशन लागू करने के लिए हल्ला हो रहा था कि मंडल कमीशन लागू करो, मंडल कमीशन लागू करो, ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। अब ऐसे में क्या हुआ कि अब सबसे बड़ी घटना क्या हुई मंडल कमीशन को लेके, मंडल कमीशन को लेके सबसे बड़ी घटना हुई, राजीव गोस्वामी नाम के एक छात्र ने आग लगा ली, अपने आप को सेल्फ इमोलेशन कर लिया। अब ये अगर मंडल कमीशन में सबसे बड़ी चीज़ जो हुई थी तो यही हुआ था सबसे बड़ा, कि कई छात्रों ने अपने आप को आग लगा ली थी, कई लोगों ने अपने आप को इसमें सेल्फ इमोलेट कर लिया। अब जैसे आज के उस समय तो काफ़ी कुछ चला था उस चीज़ को लेके। आज अगर कोई बच्चा आजकल का कोई बच्चा अपने माँ बाप से भी पूछे कि है ना क्या हुआ था उस समय, तो सब यही बताएंगे पूरी बात की मंडल कमीशन के समय क्या हुआ था, कितनी सारी चीज़ें हुई थी। हालांकि अब वीपी सिंह को लेके अब एक्चुअली क्या हुआ कि अब ये मंडल कमीशन जो लागू हुआ, अब काफी लोग इसको सही भी बता रहे थे और काफी समय तक ये आंदोलन चला है। देश में हड़तालें हो रही थी सब जगह, दुकानें बंद हो गई थी, फिर जब सब जगह सड़कें जाम हो रही थी, रोड ब्लॉक कर दिए जा रहे थे इधर से उधर,
किसी की आवाजाही पे रोक लगाई जा रही थी, ऐसे करके अलग अलग चीज़ें हो गई थी। तो अब क्या हुआ कि अब ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें होने लग गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब मंडल कमीशन को लेके अब बीजेपी भी अब वीपी सिंह के तो क्या है, इसमें काफ़ी एनालिसिस्ट है। अब वीपी सिंह के जो एनालिसिस्ट है, अब बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिसिस्ट का तो ये कहना है कि अब वीपी सिंह तो है ना मंडल कमीशन शुरुआत से ही लागू करने के फेवर में थे। वो इसमें 27% का आरक्षण तो चाहते ही थे। अब आरक्षण वो इसलिए चाहते थे क्योंकि अब आरक्षण इसलिए चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि देश में आरक्षण से ही देश को फायदा होगा, ऐसी ऐसी बातें होती थी। लेकिन बीजेपी तो है ना शुरुआत से यही कहती है कि है ना उन्होंने हिंदू वोट बैंक को डिवाइड करने के लिए ये सब किया। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, इन्होंने तो हिंदू वोट बैंक को ये डिवाइड करना चाहते थे, देश में इन लोग को अलग राजनीति से मतलब अलग से करना चाहते थे कुछ। तो है ना इन्होंने हिंदू वोट बैंक को डिवाइड करने के हिसाब से ये मंडल कमीशन को लागू किया। अब इसमें क्या सच है क्या झूठ है, अब पॉलिटिकल व्यूज तो देखिए अब किसी को पता नहीं। अब सबकी तरफ से अपना अपना रहता है, कोई बोलता है कि हाँ ये अच्छा हुआ, तो कोई बोलता है कि नहीं ये अच्छा नहीं हुआ। तो ऐसे करके जो मंडल कमंडल की जो राजनीति हो रही थी देश में, इसको लेके देश में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो गया, काफ़ी बवाल मच गया इसको लेके। काउंटर प्रोटेस्ट भी चल रहे थे इसको लेके, मतलब कि मंडल कमीशन लागू करो ऐसी जगहों पे। तो मतलब आप समझ रहे कि है ना, एक तरफ तो मंडल कमीशन को लागू नहीं करना है उसको लेके प्रोटेस्ट हो रहा है, एक तरफ वीपी सिंह मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, और एक तरफ कोई बोल रहा है वीपी सिंह जिंदाबाद, मंडल कमीशन जिंदाबाद, ऐसे ऐसे नारे लगा रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीजें हुई, तो अब बीजेपी ने क्या किया कि अब बीजेपी ने अब जैसे ये मंडल कमीशन के बारे में अब वो करने के लिए क्या किया, मंडल कमीशन को लेके जब सारी चीजें हो रही थी तो उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे लाल कृष्ण आडवाणी। अब 1980 में बीजेपी बनी थी, तो 1980 से क्या हुआ कि जैसी जब बीजेपी बनी तो उसके बाद से ये होने लग गया कि अब जैसे 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई, तो उसके बाद से फिर ये हुआ कि अब बीजेपी की स्थापना के बाद से भी ये अयोध्या मूवमेंट को लेके काफ़ी उस समय चल रहा था, अयोध्या डिस्प्यूट को लेके, अयोध्या विवाद पे भी मेरा पूरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है, तो उस पर भी आप देख लीजिएगा। तो अयोध्या को लेके काफ़ी कुछ चल रहा था, और वीपी सिंह भी जो है, लाल कृष्ण आडवाणी भी है ना वीपी सिंह के खिलाफ भाषण देते रहते थे, स्टेटमेंट्स देते रहते थे कि वीपी सिंह अच्छे नहीं है, इनको ऐसे ऐसे लागू नहीं करना चाहिए सारी चीज़ें। बस वो बोफोर्स के चलते राजीव गांधी चुनाव हार गए थे, तो उनको एक जीत मिल गई थी एक तरह से, मेजोरिटी में प्रूफ नहीं हो पाए थे वीपी सिंह भी। तो अब उस समय क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें हुई। अब उस समय क्या हुआ था कि जो उस समय जो ये थे कांग्रेस के दिग्गज नेता, ये दो सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, एक चंद्रशेखर और एक देवीलाल, चौधरी देवीलाल। अब चौधरी देवीलाल और वीपी सिंह के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो गया उस चीज़ को लेके, काफ़ी इस चीज़ को लेके मतभेद हो गया। अब देवीलाल ने क्या किया, उप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। अब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, फिर उन्होंने क्या बोला कि नहीं, अगर ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब देश में इलेक्शन होने नहीं है। अब बीजेपी ने क्या किया कि अब क्या बोलते, इनका ध्यान भटकाने के लिए, लोगों का मंडल कमीशन से ध्यान भटकाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा चालू कर दी। 25 सितंबर 1990 को रथ यात्रा चालू कर दी, जिस सोमनाथ से लेके गए थे। ये टोयोटा की गाड़ी थी, मतलब उसको रथ का शेप दिया गया था टोयोटा की वैन, टोयोटा वैन को, और ये सोमनाथ तक जानी थी। लेकिन उस समय बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, तो लालू प्रसाद यादव ने क्या किया कि बिहार पहुंचते ही अडवाणी की रथ यात्रा को रोक दी। और फिर क्या हुआ कि जब ये सब हुआ तो फिर अडवाणी की रथ यात्रा रोक दी और अडवाणी को अरेस्ट कर दिया, क्योंकि रथ यात्रा भी जहाँ जहाँ से जा रही थी सब जगह दंगे फसाद हो जा रहे थे। अब दंगे हो रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब दंगे होने के बाद में काफ़ी कुछ हुआ इस चीज़ को लेके, दंगे फसाद होना, ऐसा वैसा काफ़ी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि देश को रुकवाना पड़ गया। अब रथ यात्रा रुकवानी पड़ गई और वीपी सिंह को अडवाणी को अरेस्ट कर लिया गया। माफ़ कीजिएगा, वीपी सिंह बोलने जा रहा था, तो अडवाणी जी को अरेस्ट कर लिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को। तो फिर अब क्या हुआ कि अरेस्ट हो गया, तो फिर इस वजह से बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। बीजेपी ने जब अपना सपोर्ट वापस ले लिया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी ने जब सपोर्ट वापस लिया, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जो है
वीपी सिंह का उस समय क्या हुआ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आया 7 नवंबर को, और उसमें मेजॉरिटी में प्रूफ हो नहीं पाए। अब प्रूफ नहीं हो पाए तो उसके बाद क्या हुआ कि अब प्रूफ नहीं होने की वजह से 10 नवंबर को ये सरकार गिर गई। अब चंद्रशेखर भी फिर उस समय वीपी सिंह से फिर सहमत नहीं थे, तो राजीव गांधी के पास जाके इन्होंने बोल दिया कि आप अपने 127 एमएलए और एमपी जो हैं इनको अपने पास दे दीजिए, हमारी तरफ से ये हमको है ना वोट दिलवा दीजिए, हमको जितवा दीजिए। तो वीपी सिंह मान गए थे कि ठीक है कि हम जो राम जन्मभूमि न्यास है उसकी न्यास को, जो अयोध्या की जो डिस्प्यूटेड जमीन है वो तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाएगी। पहले तो वीपी सिंह मान गए थे, लेकिन समर्थन ही वापस ले लिया, बीजेपी ने सपोर्ट वापस खींच लिया उनसे, तब चंद्रशेखर से भी सपोर्ट खींच गया। तो अब क्या हुआ कि ये मंडल कमीशन को लेके काफ़ी देश में हल्ला हुआ। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि मंडल कमीशन को लेके ये सारी चीज़ें होने लग गई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जब देश में मंडल कमीशन की राजनीति हुई, फिर उसके बाद 1991 में इलेक्शन हुए। 1991 में फिर इलेक्शन होने के बाद राजीव गांधी की हत्या हो गई। फिर राजीव गांधी की हत्या हुई, फिर कांग्रेस मेजोरिटी में आ गई और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद 5 साल तक कांग्रेस की सरकार चली मेजोरिटी में। हालांकि लोकसभा में इलेक्शंस तो 1.5 साल के बाद ही हुए थे ऐसे करके। अब फिर उसके बाद क्या हुआ था कि इंदिरा साहनी जजमेंट आया था। अब इंदिरा साहनी जजमेंट क्या था, देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह ये मामला गया। अब सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जब ये मामला गया तो उसके बाद क्या हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट में उस समय वकील थी, वकील इंदिरा साहनी, उन्होंने क्या बोला कि ठीक है अभी इस पे रिपोर्ट को अभी एक तरह से लागू नहीं किया जाएगा, अभी जो कानून है इसको होल्ड पर रखिए, अभी होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि फिर अगर होल्ड पे रहेगा तो फिर अभी रिपोर्ट लागू नहीं हो पाएगी, और रिपोर्ट लागू नहीं होगी तो फिर उस वजह से ये होगा कि 1992 में इस बात को लेके कि फिर वो कानून तो बनेगा ही बनेगा। ऐसे करके उन्होंने फिर कोर्ट ने बोला कि जब तक इस रिपोर्ट पे हम सुनवाई नहीं कर लेते तब तक है ना इस बात पे कोई ध्यान नहीं देगा, अभी इस कानून को कोई लागू नहीं होगा, किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब इंदिरा साहनी जो जजमेंट आया, ये जजमेंट याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब क्या हुआ कि इंदिरा साहनी जजमेंट जो था, इंदिरा साहनी जजमेंट को लेके फिर क्या हुआ कि है ना उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, और उन्होंने अपने बताया कि देश में कैसे कैसे जो आरक्षण मिलना चाहिए वो बैकवर्ड क्लास के लोगों को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इस बारे में सुनवाई की और बताया कि रिपोर्ट किस बेस पे सही है गलत है, सारी डिटेल दी थी इस बारे में। तो ऐसे करके इंदिरा साहनी जजमेंट को में भी है ना इस रिपोर्ट का खात्मा हुआ, और ऐसे करके फिर काफ़ी कुछ हुआ इस चीज़ को लेके। और फिर मंडल के बाद से फिर देश में मंडल की राजनीति हुई। सोचिए 1990 में देश का माहौल कितना गर्म हो गया था, एक तरफ मंडल की राजनीति ने दंगे हो गए, दंगे करवा दिए, इधर राम जन्मभूमि का मुद्दा पहले से ही चल रहा था, तो राम रथ यात्रा की वजह से ये सब हो गया कि है ना रथ यात्रा की वजह से देश में दंगे हो गए। तो काफ़ी कुछ हुआ। मंडल कमीशन का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी यही होता है कि लेटेस्ट आंकड़े नहीं दिए गए हैं इसमें, फिर ऐसे वैसे काका कालेलकर आयोग में बहुत सारी खामियां थी, तो उस वजह से काफ़ी कुछ हो गया था। तो फिर इस वजह से मंडल रिपोर्ट का भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है। फिर 2004 में जब यूपीए सरकार आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने है ना ये घोषणा की कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी बच्चों को 6 से 14 साल के जितने भी कोई भी कास्ट का हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो सोशल इनजस्टिस मतलब ये इसका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास, कोई भी जाति का हो, कोई भी कास्ट का हो, 6 से 14 साल तक के सब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना तो अनिवार्य ही है, कंपलसरी ही है, ये लागू कर दिया गया। अब उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ, तो फिर ऐसे करके ये मंडल कमीशन के बारे में था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। कल के वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा मंडल कमीशन के बारे में। अब वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, वीडियो को आखिरी तक देख के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।